नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं फाउंडेशन कोर्स की, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर आरओ एआरओ के सिलेबस को कवर किया गया है थ्रू वीडियो लेक्चर्स। यहाँ पर आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्मेट में प्रोवाइड की जाएगी। आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जहाँ पर आप अपने परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट होता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे डिस्कस भी कर सकते हैं। क्लास इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप नंबर पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए समान हिंदी की पुस्तक भी लेकर आया है, जो कि आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं फ्लिपकार्ट या फिर अमेजॉन से, या फिर अगर आप चाहें तो इसको अपने नियरेस्ट बुक स्टोर पे जाकर खरीद भी सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है, तो एक बार इसका अध्ययन आप लोग जरूर करें। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का पहला प्रश्न हम देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको एक तरफ ट्राइब्स दिए गए हैं, ठीक है, मतलब जनजाति दी गई है, दूसरी तरफ आपको स्टेट्स के नाम दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा सही है। गद्दी, टोडा, खासी, नागा। गद्दी की बात अगर हम करेंगे तो ये ट्राइब्स हमको कहाँ मिलती है बताइए? हिमाचल प्रदेश में। तो ए का क्या हो गया? ए का सेकेंड हो गया। ए का सेकेंड हम देखेंगे तो यहाँ पर डी में दिया गया है, लेकिन और ऑप्शंस को भी देखते हैं। टोडा की बात हम करेंगे तो टी से टोडा, टी से तमिलनाडु, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। डी का फोर्थ हो गया। गारो, खासी, जयंती, आपको पता है ये जो रेंजेस हैं वो आपको मेघालय में मिलती है। और खासी ट्राइब्स भी आपको कहाँ पे दिखती है? मेघालय में ही। तो सी का फर्स्ट हो गया। और फिर नागा की जब हम बात करेंगे तो मणिपुर हो गया। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए क्लास, कुछ और प्रमुख जनजातियों को हम देखते हैं। जैसे त्रिपुरा की अगर बात करेंगे तो भूटिया आपकी परीक्षा में पूछा गया है, भूटिया त्रिपुरा में मिलती है। चकमा भी पूछा गया है। अब गारो जो है वो आपके मेघालय, त्रिपुरा, इन सारे रीजन्स में आपको मिलेंगी। कुकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा कुकी आपके मणिपुर और त्रिपुरा दोनों स्थानों में देखी जाती है, ठीक है। तो कुकी कई बार परीक्षा में पूछा गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए मणिपुर में कुकी दिया गया है, लेप्चा, ठीक है, मूव। फिर नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड में ये आपका अंगामी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मैं हाईलाइट कर देती हूँ, जो आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं उनको तो आपको पता रहेंगे। यहाँ पर देखिएगा क्लास, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो सब आपकी परीक्षा में पूछा गया है। भूटिया आपकी परीक्षा में पूछा गया है, गारो आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है, कुकी भी पूछा गया है। तो कुकी याद रखिएगा। लेप्चा भी, लेप्चा सिक्किम में भी मिलता है, ठीक है। फिर अंगामी, लोथा, गारो, खासी, जयंतिया तो आपको पता ही होना चाहिए, ये मेघालय हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद असम की बात करेंगे। मिखिर कई बार पूछा गया मिखिर के बारे में, ठीक है। बोरा याद रखिएगा, चकमा याद रखिएगा, ये सब परीक्षा में पूछे गए हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे। आप तानी पूछा गया है अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है। मिसमी, डफला याद रखिएगा। डफला जो है, अगर हम डफला की बात कर रहे हैं तो वो अरुणाचल प्रदेश में, और डाफर की बात कर रहे हैं तो ये गुजरात में। इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, परीक्षा में पूछा गया है डफला, डाफर, डाफर गुजरात में, ठीक है। मिरी पूछा गया है, ठीक है। खामती पूछा गया है। ये सारे जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। अब मैं हर बार टेस्ट में आपको बोलती हूँ, यहाँ पर अंडमान निकोबार से रिलेटेड जो भी ट्राइब्स है उनको जरूर याद कर लीजिए। चलिए, ग्रेट अंडमानी तो आपको पता होगा, निकोबारी भी पता होगा। ओगे याद रखिएगा, परीक्षा में आपके पूछा गया है। जारवा भी पूछा गया है, शोम्पेन भी पूछा गया है, और सेंटिनली भी पूछा गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा क्लास। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तमिलनाडु की अगर हम बात करेंगे, तमिलनाडु में टोडा पूछा गया है, ठीक है, और मुझे नहीं लगता टोडा पूछा गया है। केरल की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका कादर पूछा गया है एक बार, और इरुला पूछा गया है।
लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेके सारे ट्राइब्स को एक बार पढ़ेंगे, ठीक है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डिस्कस किया। अगला हम देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। क्या बोला गया है? सही सुमेलित नहीं बोला गया, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो बताइए, कुमारगुप्त मंदसौर अभिलेख से रिलेटेड है, पथिक तक्षशिला अभिलेख से, प्रभावती उदयगिरी अभिलेख, फिर समुद्रगुप्त एरन अभिलेख। तो यहाँ पर आपका क्या सही होगा? एक एक को देखते हुए चलते हैं। जब हम मंदसौर की बात करते हैं, कुमारगुप्त एकदम सही है, याद रखिएगा। तक्षशिला अभिलेख पथिक सही है, ठीक है। एरन अभिलेख समुद्रगुप्त सही है। लेकिन यहाँ पे जो उदयगिरी अभिलेख दिया गया है, उदयगिरी गुहा अभिलेख जो आपको दिया गया है, यहाँ पर क्या होगा बताइए? यहाँ पर आपका होगा चंद्रगुप्त, ना कि प्रभावती गुप्त। कौन होंगे? चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? सी आपका करेक्टली मैच नहीं है। अब कुछ इंपॉर्टेंट अभिलेख को देख लेते हैं, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, कई बार परीक्षा में पूछा गया। हाथी गुम्फा अभिलेख, कलिंग राजा खारवेल हाथी गुम्फा अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री, ठीक है, बहुत बार पूछा गया। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख नरेश यशोवर्मन, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज, भित्री व जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त, याद रखिएगा, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजय सिंह। तो इतना हो गया, ये जरूर याद रखिएगा, परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको बताया है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्लासेस का, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। चलिए अगला हम देखते हैं, थर्ड प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित को घटनाक्रम के अनुसार सजाइए। सीआर फॉर्मूला, कैबिनेट मिशन, गांधी जिन्ना बातचीत, वेवल प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सबसे पहले सीआर फॉर्मूला, ठीक है, याद रखिएगा। सीआर फॉर्मूला 1944। सीआर फॉर्मूले में क्या डिमांड की गई थी? सबसे पहले याद रखिएगा, यहाँ पर सीआर किसका नाम है? चक्रवर्ती राजा गोपालचारी। एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि सीआर फॉर्मूला किसके द्वारा पेश किया गया था। उसमें पहला ऑप्शन दिया गया था सीआर दास द्वारा, फिर दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी द्वारा। तो याद रखिएगा, इसको पेश किया था चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, ठीक है। सीआर दास जो थे, उन्होंने तो स्वराज्य पार्टी का गठन किया था 1923 के समय, ठीक है, मोतीलाल नेहरू के साथ, और फिर उसके बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ पर जो सीआर हैं वो सीआर दास नहीं है, वो चित्तरंजन दास नहीं है, वो चक्रवर्ती राजा गोपालचारी हैं। आपके परीक्षा में पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। फिर सीआर फॉर्मूला के बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर गांधी जिन्ना के बीच में बातचीत है, ये भी 1944 का ही है। फिर उसके बाद वेवल प्लान आपका 1945 के समय का है, और कैबिनेट मिशन जो है वो 1946 है। अगर आपको थोड़ा सा भी पता होता कि कैबिनेट मिशन जो है वो सबसे आखिरी में है, तब भी आप इस प्रश्न को लगा सकते थे। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगी, सीआर फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जो है वो प्लस लाना चाह रहा है किसके बीच में? किसके बीच में? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में। सीआर फॉर्मूला में क्या बोला गया कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ मिलकर पहले स्वतंत्रता की डिमांड करें, इंडिपेंडेंस की डिमांड करें, ठीक है, और एक अस्थायी सरकार का गठन करें। ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर इन दोनों को एक जगह लाने की कोशिश की जा रही है कि आप दोनों मिलकर स्वतंत्रता का डिमांड करिए और एक अस्थायी सरकार का गठन करिए, ठीक है। लेकिन आपको पता है मुस्लिम लीग इस चीज के लिए राजी नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम लीग की बस अब एक ही डिमांड थी, वो क्या थी? पाकिस्तान की डिमांड। और यही बात गांधी और जिन्ना बातचीत में भी रखी गई है। इसमें गांधी जी कहीं ना कहीं जिन्ना को कन्विंस करना चाह रहे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ मिलकर पहले भारत को स्वतंत्र करे, ठीक है, बाद में हम लोग अलग देश की देखा जाएगा, वो बात कोई भी देखिए। आप ये चीज याद रखिएगा क्लास, कि कहीं पर भी कांग्रेस या गांधी नहीं चाहते थे, गांधी जी नहीं चाहते थे कि भारत का पार्टीशन हो, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। बाद में जाकर आपको पता है माउंटबेटन प्लान आता है, तब स्वीकृति मिलती है, तब एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकृति मिलती है, ये चीज याद रखिएगा।
यहाँ पर परीक्षा में कभी भी आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जाए कि कैबिनेट मिशन में, वेबल प्लान में, सीआर फॉर्मूला में या ऑगस्ट ऑफर में, क्रिप्स मिशन में, कहीं पर भी अलग देश की बात नहीं की गई थी। ठीक है, पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। पाकिस्तान और भारत के विभाजन की बात कब की जाती है? जब माउंटबेटन आता है। याद रखिएगा, ये चीज मैं आपको कई बार टेस्ट में बता चुकी हूँ। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए आपको दे दिया जाता है ऑप्शन को थोड़ा इंटरचेंज करके, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? डी आपका सही उत्तर है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 1, 3, 4, 2। ठीक है, महात्मा गांधी और जिन्ना ने सितंबर 1944 में पाकिस्तान की मांग पर बातचीत की थी, पर यह वार्ता नाकाम रही थी। इस मुद्दे पर दोनों में गहरे मतभेद थे। जिन्ना को पाकिस्तान पहले चाहिए था और आजादी बाद में, जबकि गांधी का कहना था कि आजादी पहले मिलनी चाहिए। तो ये चीज आप याद रखिएगा, पेपर में कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं पर भी पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया है कि पाकिस्तान अलग देश की बात नहीं की गई है। माउंटबेटन जब आता है, ठीक है, माउंटबेटन, तब जाकर अलग देश की बात की जाती है, पाकिस्तान की डिमांड को फुलफिल किया जाता है और भारत का विभाजन होता है तब। उसके पहले किसी भी प्लान में नहीं बोला गया है। चलिए अगला देखते हैं, चौथे प्रश्न को देखिए। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? बताइए किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा के द्वारा, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा या फिर चीफ जस्टिस के द्वारा? ये तो एक आसान सा प्रश्न है। जब हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की तो हम आर्टिकल 324 की बात करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल 324 के क्लॉज 2 में क्या बोला गया है? भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी आपका सही उत्तर है। अगला हम देखेंगे 5वां प्रश्न। किसे जीएसटी के दायरे के अंदर रखा गया है? तो बताइए जीएसटी के दायरे के अंदर किसे रखा गया है? मानवीय उपभोग के लिए शराब, विद्युत, पेट्रोलियम उत्पाद, घी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जीएसटी के दायरे में रखा गया है किसे? तो यहाँ पर घी को रखा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, शराब, विद्युत और पेट्रोलियम उत्पाद को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, 6वां प्रश्न। निम्नलिखित दशकों में से किसमें भारत में जनगणना वृद्धि दर उच्चतम थी? तो बताइए जनगणना वृद्धि दर उच्चतम कब थी? अब ये तो आपको पता होना चाहिए। थोड़ा डिफिकल्ट प्रश्न है ये, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। जरूरी नहीं है आपको नंबर्स याद हो, ये चीज याद रखिएगा क्लास, जरूरी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि जनगणना वृद्धि दर उच्चतम किसमें थी, किस वर्ष में ज्यादा जनगणना वृद्धि दर थी? 1961 से 71, 71 से 66, 81 से 91 कि 91 से 2001? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर आपका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 1961 से 71। ए आपका सही उत्तर है। यहाँ पर जो जनगणना वृद्धि दर थी वो 24.80% थी। याद रखिएगा, इसके बाद से जनगणना वृद्धि दर जो है वो धीमे धीमे आपकी कम ही हो रही है। ठीक है, अगला हम देखते हैं 7वां प्रश्न। सरीसृपों और छोटे स्तनधारियों के लिए प्रथम पर्यावरण अनुकूल पुल कहाँ निर्मित किया गया है? तो बताइए, मानस राष्ट्रीय उद्यान में, पन्ना बाघ रिजर्व में, रामनगर वन प्रभाग, नैनीताल में, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान में। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? यहाँ पर आपका सी जो है वो सही उत्तर है, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन में। अब यहाँ पर ये प्रथम है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है। देखिए जो भी चीज प्रथम होती है ना, तो अगर करंट अफेयर्स से हट भी गई तब भी परीक्षा में 1-2 साल बाद भी पूछा जा सकता है। जैसे जब ऑर्गेनिक स्टेट के बारे में पूछा गया था कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट आपका कौन सा था, तो सिक्किम था। ठीक है, परीक्षा में 2-3 साल बाद पूछा गया कि वर्ल्ड का पहला जो ऑर्गेनिक स्टेट था वो कौन सा था, तो फर्स्ट था, इसीलिए इंपॉर्टेंट था ये, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न पे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, अब बताइए मौलिक अधिकार किसमें दिए गए हैं? अब इसको तो क्लास बताने की जरूरत ही नहीं, ABCD में से सही उत्तर क्या होगा?
ये तो मुझे लगता है आज के टेस्ट का सबसे आसान प्रश्न है। किसमें बोला गया है मौलिक अधिकारों की बात? 12 से 35। ठीक है, अगला देखते हैं। सुमेल कीजिए, यहाँ पर आपको पेड़ दिए गए हैं और वो पेड़ किस रीजन में? सागौन, देवदार, फिर उसका सुंदरी, फिर सिनकोवा। तो बताइए। सागौन, अगर आप देखेंगे तो आपको सागौन जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत दिखेगा। ए का सेकंड। ठीक है, उसके बाद हम देखें देवदार की बात कर रहे हैं। देवदार आपको किस रीजन में मिलता है? ये आपको हिमालय रीजन में मिलता है। ठीक है, उच्च क्षेत्र में मिलता है। तो बी का फोर्थ हो गया। बी का फोर्थ कहाँ दिया गया? यहाँ दिया गया है। सुंदरी की बात करेंगे तो ये आपका सुंदरबन में सुंदरी निकल है ना, इसी वजह से इसका नाम सुंदरबन भी पड़ा है। फिर उसके बाद सिनकोवा की हम बात करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? हिमालय के तराई रीजन में। तो यहाँ पर सही उत्तर ए होगी। ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 10वां। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसको जरूर देखिएगा क्लास। तो एक तरफ देश दिए गए हैं, दूसरी तरफ नगर दिए गए हैं। वेनेजुएला, बगोटा, न्यूजीलैंड, काराकस, कोलंबिया, वेलिंगटन, साइप्रस, निकोसिया। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा बताइए? बगोटा की हम बात करें तो ये वेनेजुएला में है? नहीं, बगोटा कहाँ पर है? कोलंबिया में। कहाँ पर है? कोलंबिया में। ठीक है। काराकस की बात अगर हम करें तो ये कहाँ पर है? ये वेनेजुएला में है। काराकस, वेनेजुएला, बोगोटा कोलंबिया। ठीक है, काराकस वेनेजुएला, बोगोटा कोलंबिया, क्विटो इक्वाडोर, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद आपको दिया गया है यहाँ पर वेलिंगटन कोलंबिया दिया गया है। तो बताइए, वेलिंगटन कोलंबिया में नहीं है, ये कहां पर है? ये न्यूजीलैंड में है। ठीक है, और निकोसिया, साइप्रस, ये बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर है। 11वां देखते हैं। नर्मदा टोली का उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? नर्मदा टोली की बात की गई है, तो बताइए केडी वाजपेयी ने, वीएस वेंकर ने, एसडी संकालिया ने, या फिर मॉर्टिमर व्हीलर ने? यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? नर्मदा टोली कहां पर है बताइए? सबसे पहले एमपी में है। ठीक है, और ये आपका एक टाम पास एमपी में है ये। और यहां पर इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया? एसडी संकालिया द्वारा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और आपको ये पता है ये एक ताम पाषाणिक ग्राम स्थल है। ठीक है, अगला देखते हैं 12वां प्रश्न। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई? तो ये भी आपका आसान प्रश्न है। 1935 की बात की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935। इसमें बोला गया है अवशेष शक्तियां किसको दी गई है बताइएगा। यहाँ पे रेसिडरी पावर की जब हम बात करते हैं, आपको पता है अभी जब भी हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट की बात हम 7 शेड्यूल में करते हैं, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है, वो सब्जेक्ट्स है जिसपे जो यूनियन है, सेंटर है, वो डिसीजन लेता है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स है उस पे स्टेट के पास पावर होती है, ठीक है, लॉ बनाने की। और कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं, स्टेट भी सेंटर भी। लेकिन जब बात आती है कि किसका लॉ अगर प्रिवेल करेगा तो ज्यादा पावर किसके पास होती है? सेंटर के पास। ठीक है, और एक आपकी रेसिडरी पावर होती है। रेसिडरी पावर मतलब क्या? रेसिडरी लिस्ट मतलब क्या कि ऐसे सब्जेक्ट जो कि आपके ना यूनियन लिस्ट में है, ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो उनको हम ले जाके रख देते हैं रेसिडरी लिस्ट में। ठीक है, और यहाँ पर लॉ बनाने का अधिकार किसके पास रहता है? यूनियन के पास रहता है, सेंटर के पास रहता है, याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि 1935 एक्ट की जब हम बात करते हैं तो 1935 एक्ट में किसके पास अवशेष शक्तियां थी?
बताइए किसके पास थी? संघीय विधान पालिका के पास, प्रांतीय विधानमंडल के पास, गवर्नर जनरल के पास या फिर प्रांतीय राज्यपाल के पास। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही उत्तर सी होगा, गवर्नर जनरल के पास रेसिडेंसी पावर होती थी। अगला देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? बताइए कौन सा नहीं है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम? उत्तर बताइए क्लास। हम मैक्रो क्वांटिटी और माइक्रो क्वांटिटी, ठीक है, मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड करते हैं, ये चीज याद रखिएगा। मैक्रो मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में जिसकी आवश्यकता हो, जिन क्वांटिटीज, ठीक है, बृहद मात्रा में, और माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा में जिसकी आवश्यकता होती है, ये चीज याद रखिएगा। अब यहाँ पे जब हम मैक्रो की बात करते हैं तो आपको पता है NPK आ जाता है, नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम आता है, इसमें कार्बन आता है, हाइड्रोजन आता है, ऑक्सीजन आता है। और जब हम बात करते हैं मैक्रो की, तो मैक्रो को भी क्लास 2 उसमें डिवाइड करते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो मेन आपकी होते हैं वो NPK होता है, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और यहीं पर आपके मैक्रो में आपके जो द्वितीयक होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, उसमें कैल्शियम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है और सल्फर हो जाता है। माइक्रो क्वांटिटी वो होते हैं जो बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जिनका रिक्वायरमेंट होता है, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में, सूक्ष्म मात्रा में, जैसे आयरन हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीज हो गया, बोरॉन हो गया, तांबा हो गया। अब यहाँ पर पूछा गया कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? सोडियम हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। पोटेशियम आपका मैक्रो है, ठीक है, कैल्शियम भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है और मैग्नीशियम भी आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट है, लेकिन सोडियम की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। तो ए आपका सही उत्तर हो गया। 14 प्रश्न को हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न थोड़ा बड़ा है, तो अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। या किसी भी देश को ऋण प्रदान कर सकता है। दूसरा है या केवल विकसित देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है, या किसी देश के केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान कर सकता है। यहाँ पर कौन सा कथन सही है बोला गया है, करेक्ट पूछा गया है, याद रखिएगा, सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? जब भी हम IMF की बात करते हैं तो IMF जो है वह केवल सदस्य देशों को ही ऋण प्रदान कर सकता है। सी आपका सही उत्तर है, ठीक है, सी आपका जो है वो सही उत्तर है, याद रखिएगा। अगला हम देखते हैं 15 प्रश्न। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है, कहाँ पर? मजार पर इसको कर लीजिएगा, ठीक है, पर स्टेट कहाँ पर लगता है बताइए? सूफी संत हाजी वारिस अली शाह, फतेहपुर सीकरी में, सहारनपुर में, देवा शरीफ में या फिर गढ़मुक्तेश्वर में। जो भी लखनऊ वाले हैं और बाराबंकी वाले हैं उनको ये प्रश्न का उत्तर पता होगा क्योंकि वो गए भी होंगे। तो ये मेला लगता है देवा शरीफ में। सी आपका सही उत्तर है। 16 प्रश्न को अब हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, देखिएगा क्लास, सत्य नहीं है बोला गया है। सजीवों के वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं वशांगत लक्षण कहलाते हैं। आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद दिया गया है वशांगत लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को अनुवांशिकता कहते हैं। अनुवांशिकता की खोज गेगर जॉन मेंडल ने की थी और गेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वर्गीकी का पिता भी कहा जाता है। तो यहाँ पर बताइए आपका कौन सा सही उत्तर है। यहाँ पर बोला गया कौन सा सही नहीं है। आपको पता है हम कहते हैं ना हेरिडिटरी है ये। तो हेरिडिटरी मतलब एक वंश से दूसरे वंश में स्थानांतरित हो रहा है, ये तो हेरिडिटरी है। ठीक है, सजीवों के लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आपका स्थानांतरित हो रहा है। ठीक है, वही सेम ट्रेट दूसरी पीढ़ी में भी देखा जाए, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम हेरिडिटरी कहते हैं, ये भी एकदम सही है। ठीक है, इसकी खोज आपके जॉन मेंडल द्वारा की गई थी, ये भी सही है। लेकिन गेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वर्गीकी का पिता कहा जाता है,
ये सही है कि गलत है बताइए। ये गलत है आपका, ठीक है। गेगर जॉन मेंडल को आधुनिक वर्गीकृत का पिता नहीं कहा जाता है। किसे कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। यहां पे मैं लिख देती हूं, कैरोलस लीनियस को। सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया था। अगला देखते हैं हम 17। यहां पर हार्मोन्स को मैच करना है। तो देखिए क्लास, अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। एड्रेनलिन की बात की गई है, एस्ट्रोजन की बात की गई है, इंसुलिन की बात की गई है, फेरोमोन की बात की गई है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? एड्रेनलिन की जब हम बात करेंगे तो ये आपके क्रोध, भय, खतरा, जब खतरा होता है ना तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, ठीक है। जब क्रोध आता है तो एड्रेनलिन रिलीज होता है, ये चीज याद रखिएगा। तो ए का फर्स्ट हो गया। एस्ट्रोजन तो आप सभी को पता है, ये विमेन्स में होता है एस्ट्रोजन, ठीक है। इंसुलिन की बात करेंगे तो ग्लूकोज से रिलेटेड है। जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं, डायबिटिक होते हैं, जिनकी बॉडी में इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस होता है, शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं ना, याद रखिएगा। फेरोमोन की बात करेंगे तो ये गंध के बोझ से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखिए। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का फर्स्ट जो 2 जगह दिया गया है। एस्ट्रोजन की बात करेंगे, विमेन से रिलेटेड है, ये भी 2 जगह दिया गया है, ठीक है। इंसुलिन की बात करेंगे, ग्लूकोज से रिलेटेड है, ये तो आसान है। सी का आपका क्या हो गया? 4th हो गया, ये यहाँ दिया गया है, और डी का 2nd, तो सी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे, देखिए, किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है, क्या है? अगर किसी देश की आर्थिक वृद्धि को हमें मेजर करना है तो हम किस तरीके से उसको मेजर कर सकते हैं? जीडीपी के थ्रू, एनडीपी के थ्रू, एनएनपी के थ्रू, या पर कैपिटा प्रोडक्ट के थ्रू? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? प्रति व्यक्ति उत्पाद के थ्रू। डी आपका सही उत्तर है, ठीक है, डी। किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय, पर कैपिटा इनकम होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है, ठीक है। अगला देखते हैं 19। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय क्षेत्र का अंश घटता है, फिर बढ़ता है, या फिर कांस्टेंट रहता है। तो आपको बताना है क्या सही होगा, बताइए। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीय सेक्टर का क्या होता है? तृतीय सेक्टर आपका किस चीज से रिलेटेड है? आपको पता है ना, प्राइमरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपका हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, हस्बेंड्री हो गया, ठीक है। फिर सेकेंडरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज आ गई, जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और टर्शरी सेक्टर की जब हम बात करते हैं तो ये आपका एक सर्विस सेक्टर होता है, ठीक है। तो जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे आपका जो टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, वो बढ़ेगा। तो सी आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 20वां। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? बताइए, भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य कब बना? ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये आपका 1952, 50, 47 या फिर 45, 1945 में बना सदस्य, ठीक है। डी आपका सही उत्तर है। आईएमएफ का सदस्य भारत 1945 को बना, 27 दिसंबर 1945 को। अगला देखते हैं हम 21वां प्रश्न। यहाँ पर आपको संस्थान दिए गए हैं और आपको बताना है कहाँ कहाँ पर। तो चलिए बताइए, यूनेप दिया गया है, भारतीय वन प्राणी संस्थान दिया गया है, फिर उसके बाद प्राकृतिक संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ दिया गया है, यूरोपियन एनवायरमेंट एजेंसी दी है। अब क्लास देखो, यहाँ पर तो एक सबसे बड़ा हिंट आपको क्या है, भारतीय वन प्राणी संस्थान दिया गया है, ठीक है। तो ये तो आपका यहाँ पे कोपेनहेगन दिया गया है, ग्लैंड दिया गया है, देहरादून दिया गया है, नैरोबी दिया गया है। तो बी का तो 3rd ही होगा, और बताओ बी का 3rd एक ही जगह दिया गया है, तो यहाँ पर बी सही उत्तर है। अब ये एक आसान सा प्रश्न था। क्यों आसान था? क्योंकि इसमें देखो बी, अब भारत की बात की गई है तो देहरादून में है ये भारतीय वन प्राणी संस्थान, ठीक है। अब अगर आपको थोड़ा कंफ्यूज करना रहता तो बात दूसरी थी,
लेकिन ये एक आसान सा यहाँ पे आपको ऑप्शन वो कर दिया गया है, ठीक है, सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर अब आपको याद जो रखना है, याद रखिएगा, वो ये है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इनको कि हम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा नैरोबी केनिया, ठीक है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, नैरोबी केनिया हो गया। भारतीय वन प्राणी संस्थान देहरादून हो गया। प्राकृतिक संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय संघ, ठीक है, यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसको कि हम IUCN कहते हैं, तो ये स्विट्जरलैंड हो गया। यूरोपियन इन्वायरमेंट एजेंसी, ये कोपेनहेगन डेनमार्क हो गया, याद रखिए। चलिए 22वां प्रश्न हम देखते हैं। दृष्टि विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो बताइए कहाँ पर है? चेन्नई, देहरादून, हैदराबाद, मुंबई। विकलांग की बात की गई है, यहाँ पे दृष्टि विकलांग की बात की गई है, तो राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान कहाँ पर है आपका? ये देहरादून में है। डी आपका सही उत्तर है। 23rd देखिए, लघु हिमालय स्थित है कहाँ पर? ये भी एक आसान प्रश्न है। पता है आपको, नॉर्थ से साउथ अगर अरेंज करने को आपको बोल दिया जाए तो सबसे पहले नॉर्थ में आपका ट्रांस हिमालय, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ट्रांस के बाद आपका क्या है? महान हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, ठीक है। फिर उसके बाद लघु हिमालय है और फिर लास्ट में शिवालिक रेंज, याद रखिएगा। तो अब देखिए, जो लघु हिमालय है, लेसर हिमालय है, वो किन दो रेंजेस के बीच में है? ग्रेट हिमालय और शिवालिक के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या होगा? शिवालिक और महान हिमालय के बीच। डी आपका सही उत्तर है। याद रखिएगा, क्लास इंपॉर्टेंट है। ट्रांस हिमालय है, फिर उसके बाद आपका महान हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, और जो आखिरी में साउथ में जो रेंज है वो आपकी शिवालिक रेंज। 24th को देखते हैं अब हम। एक तरफ आपको ग्रासलैंड दिए गए, दूसरी तरफ आपको महाद्वीप दिए गए हैं। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया प्रश्न, तो इसको जरा ध्यान से देखिए और बताइए क्या उत्तर होगा। लानोस, स्टेपी, पेरिस, बेल्ट। लानोस हमें कहाँ मिलता है? दक्षिण अमेरिका में। स्टेपीज यूरोप में, पेरिस उत्तरी अमेरिका में, और बेल्ट अफ्रीका में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए का 4th, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। 4 3 1 2, 4 3 1 2, 4 3 1 2, ठीक है। ए आपका सही उत्तर है। 25वां प्रश्न हम देखते हैं। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? तो बताइए, गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अलप्तगीन था, महमूद था, सैफुद्दीन था, या फिर इस्माइल था? तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है? अलप्तगीन। ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। अलप्तगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाई थी। और अगर हम देखेंगे, इस समय की बात करेंगे जब अलप्तगीन था, तो उत्तर पश्चिमी भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था, ठीक है। 26वां प्रश्न हम देखते हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो चलिए बताइए, ये तो बहुत ही आसान है। स्वदेशी आंदोलन, होम रूल आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बहुत ही आसान है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में क्या हुआ है? लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में बंगाल का विभाजन हुआ है, ठीक है। और बंगाल के विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन आया है। होम रूल आंदोलन की बात करेंगे तो ये 1916। यहाँ पर आपके कौन कौन लीडर थे? एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। दोनों का होम रूल मूवमेंट अलग अलग है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक का होम रूल मूवमेंट अलग चलता है, एनी बेसेंट का होम रूल मूवमेंट अलग चलता है। असहयोग आंदोलन की बात करेंगे तो 1920 में स्टार्ट हुआ और 1922 में इसको वापस ले लिया गया। क्यों? क्योंकि चौरी चौरा कांड हो गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करेंगे तो 1930 में, ठीक है।
अब आपको पता है, और यही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सॉल्ट मार्च हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका स्टार्ट हुआ और इसी समय राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होती है। तो यहाँ पर अब हम देखें तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 ए आपका सही उत्तर है। अगला देखते हैं 27वां, राज्यसभा के सदस्य को संबद्ध नहीं किया जा सकता। बताइए किसमें, पब्लिक अकाउंट कमेटी में, एस्टीमेट कमेटी में, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। अब आपको पता है जब भी हम एस्टीमेट कमेटी की बात करते हैं तो हम हर बार क्या कहते हैं, एस्टीमेट कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं और ये 30 के 30 मेंबर आपकी लोकसभा से लिए जाते हैं, ना कि राज्यसभा से। तो किसमें राज्यसभा के मेंबर्स नहीं होते हैं, एस्टीमेट कमेटी में। तो उत्तर क्या सही हो जाएगा, सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, एस्टीमेट कमेटी में मेंबर्स नहीं होते हैं, याद रखिएगा ये चीज क्लास आप। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपकी 15 + 7 जो 15 सदस्य होते हैं वो आपके लोकसभा के होते हैं और 7 सदस्य आपके कहाँ के होते हैं, राज्यसभा के। अगला देखते हैं 28वां प्रश्न, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार कीजिए, मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित रखने के लिए उत्तरदायी होता है या शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। क्या सही है यहाँ पर आपको बताना है। जो ब्रेन है वो आपके हृदय की गति को नियंत्रित रखता है, ये एकदम सही है। लोग कहते हैं रिलैक्स रहो, माइंड को रिलैक्स रखो, घबराहट नहीं होगी, तो बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए भी उत्तरदायी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। जब हम ब्रेन को पढ़ते हैं तो वहां पर हम ब्रेन के कई पार्ट्स पढ़ते हैं, जैसे सेरिब्रम, सेरिबेलियम, ठीक है, मेडुला ऑब्लांगाटा, तो सबका अपना अपना एक रोल होता है। शरीर का एक हिस्सा हमारी बॉडी को बैलेंस करने के लिए होता है, ठीक है, एक सोचने के लिए, लॉजिकल रीजनिंग के लिए, ठीक है, हमारे इमोशंस को बैलेंस करता है। याद रखिएगा जब हम सेरिब्रम की बात करते हैं तो ये थिंकिंग को सॉल्व करने को, पजल सॉल्व करने को, लॉजिकल रीजनिंग के लिए सेरिब्रम हो गया। सेरिबेलियम की बात करते हैं तो ये हमारे ब्रेन के पीछे हिस्से में, ऐसे अगर आप ब्रेन को देखेंगे तो यहाँ पर आपका सेरिब्रम हो गया और पीछे की तरफ आपका सेरिबेलियम होता है, ये सेरिब्रम बड़ा होता है, ठीक है, और यहाँ पे सेरिबेलियम होता है। जब कोई भी ह्यूमन लिकर कंज्यूम करता है, शराब पीता है या कोई भी चीज जिसमें अल्कोहल हो, तो सेरिबेलियम पे इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी जो चाल में आप देखते हैं लड़खड़ा के चलने लगता है। तो ब्रेन का बहुत रोल है, ठीक है, तो सी यहाँ पर आपका सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्शरी एक्टिविटी। ठीक है, बताइए, फॉरेस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर या फिर मार्केटिंग। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है। जब हम बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर की तो इसमें एग्रीकल्चर आ गया, आपका फॉरेस्ट्री आ गया, ठीक है, फिर आपका हॉर्टिकल्चर आ गया, ये सब चीजें किसमें आ गया, ये सब आपका प्राइमरी में आ गया। सेकेंडरी में जब हम बात करते हैं तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आ गया, और जब हम टर्शरी की बात करते हैं तो इसमें आपका सर्विस सेक्टर आ गया और मार्केटिंग भी इसका एक पार्ट है। डी आपका सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं हम 30वां प्रश्न, निम्न में से एक कथक कलाकार नहीं है। आपको बताना है कौन कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज, किशन महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा, बताइए। कौन एक कथक कलाकार नहीं है। बिरजू महाराज, लच्छू महाराज जो है वो लखनऊ घराने के कथक कलाकार हैं। सितारा देवी की बात करेंगे तो ये आपके बनारस घराने की कथक कलाकार हैं। लेकिन जो आपके लच्छू महाराज या बिरजू महाराज, बिरजू, किशन और लच्छू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बिरजू महाराज हैं और लच्छू महाराज हैं क्लास, ये आपके लखनऊ घराने के हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। सितारा देवी आपके बनारस घराने की हैं और ये तीनों किससे रिलेटेड है, कथक से रिलेटेड है। लेकिन जो किशन महाराज हैं, किशन महाराज ये आपके तबला वादक है, तो बी आपका सही उत्तर होगा। नॉट एसोसिएटेड विद कथक पूछा गया है तो बी होगा। यहाँ पर आप इसको क्या करिए, बी कर लीजिए। अगला देखते हैं, इम्यूनोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है। तो बताइए किसे कहा जाता है।
रॉबर्ट कोच को, लुइस पॉस्चर को, एडवर्ड जेनर को या फिर लैंडस्टीनर को? आपका सही उत्तर क्या होगा? इम्यूनोलॉजी की बात की गई है। तो यहाँ पर एडवर्ड जेनर को इम्यूनोलॉजी का जनक कहा जाता है। सही उत्तर क्या होगा आपका? सी आपका सही उत्तर है। ठीक है, इन्होंने चेचक के टीका का आविष्कार किया था। अगला देखते हैं हम 32nd देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? वेस्ट बंगाल में, केरल में, उत्तर प्रदेश में या फिर बिहार में? बताइए। अगर हम देखें बिहार की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 1106 है। उत्तर प्रदेश की देखेंगे 829 है। ठीक है, केरल की देखेंगे 860 है और पश्चिम बंगाल की देखेंगे 1028 है। तो सबसे ज्यादा जनघनत्व कहां पर है? बिहार में। ठीक है, याद रखिए, डी आपका सही उत्तर है। अगला देखेंगे 33rd प्रश्न, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। ये प्रश्न हमने डिस्कस भी किया है, आपकी परीक्षा में भी पूछा गया है। ऑस्कर लुइस द्वारा दिया गया है, गुन्नार मिडर द्वारा दिया गया है, आशीष बोस द्वारा दिया गया, अमर्त्य सेन द्वारा दिया गया। कल्चर ऑफ पॉवर्टी की बात की गई है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये ऑस्कर लुइस द्वारा। ए आपका सही उत्तर है। 34 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? तो बताइए, बैकाल झील को, ग्रेट बेयर झील को, करदा झील को या लिंगनबर्ग झील को? ए बी सी डी में से सही उत्तर क्या होगा? यहां पर आपका जो सही उत्तर है वो है बैकाल झील को हम पर्ल ऑफ साइबेरिया कहते हैं। ठीक है, ये कहां पर स्थित है? ये आपका साइबेरिया रूस में स्थित है। आज की क्लास का आखिरी प्रश्न, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? तो बताइए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम। पटकाई पहाड़ियां कहां कहां पर है? असम में है, मणिपुर में, बताइए, मणिपुर में है, मिजोरम में है, नागालैंड में है, लेकिन त्रिपुरा में नहीं है। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, तो क्लास आज हमने 35 प्रश्नों को डिस्कस किया। बीच में टेस्ट पे थोड़ा सा गैप भी हो गया था, लेकिन हम लोग फिर टेस्ट को कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। और आज का टेस्ट तो इजी लगा, इजी था ना आज का टेस्ट? आज का टेस्ट बहुत इजी था, लेकिन आने वाले टेस्ट हम लोग थोड़ा डिफिकल्ट सॉल्व करेंगे। तो टेस्ट में हर तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, इजी भी रहेंगे, डिफिकल्ट भी रहेंगे, साथ ही साथ पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस भी रहेंगे, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके। हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और आप लोगों की डिमांड है कि 35 प्रश्नों से ज्यादा क्वेश्चंस लाया जाए, तो वो भी डिमांड पूरी की जाएगी। ठीक है, तो अब अगले टेस्ट में मिलेंगे। आशा करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लोगों को बहुत दिनों का गैप भी मिला, तो आप लोग बताइएगा पढ़ाई किया कि नहीं आप लोग ने उतने दिन में। पढ़ाई मत छोड़िएगा क्लास। अगर प्रीलिम्स में आपको अपीयर होना है, क्वालिफाई करना है, तो एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, बिल्कुल भी पढ़ाई के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करिएगा। मैं आपसे फिर एक चीज कहूंगी, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपको प्ले करना है। आपको अपने प्रति वफादार रहना है, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइए, हम आपका सहयोग करेंगे। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।